हेलो बच्चों। आज 12th क्लास के नेक्स्ट चैप्टर की आगे बढ़ते हैं। चैप्टर है गवर्नमेंट बजट। तो सबसे पहले जान लेते हैं बजट क्या होता है और गवर्नमेंट के लिए उसकी क्या ज़रूरत है। तो बजट होता है, मैंने आपको 11th में पढ़ाया था, बताया था कि बजट होता है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और उसकी इनकम का एस्टिमेशन। ये इंडिविजुअल से लेकर गवर्नमेंट तक कहीं भी हो सकता है। जैसे अगर एक इंडिविजुअल की इनकम है तो उसके पास एस्टिमेशन होगा कि वो किस प्रकार से अपने पैसे को डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स को परचेज करने में खर्च करे। सिमिलरली यहाँ भी वैसा ही है कि गवर्नमेंट के पास बहुत सारे सोर्सेज हैं जिससे उसे अर्निंग होगी, मनी अमाउंट रिसीव होगा और उस मनी अमाउंट को उसे डिफरेंट डिफरेंट हेड्स में क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। इसी का एस्टिमेशन किया जाता है और इसी एस्टिमेशन का जो रिकॉर्ड होता है, स्टेटमेंट होता है, उसी स्टेटमेंट को बोलते हैं बजट। जैसे आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट अपने जो पैसा है उसके पास जो इनकम रिसीव हुई है उस इनकम को डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट को हासिल करने के लिए खर्च करेगी। जैसे हो सकता है कि वो पैसा खर्च कर रही है सोशल वेलफेयर के लिए, हो सकता है कि वो पैसा खर्च करे प्रॉफिट मोटिव के लिए। तो उसे जो अर्निंग है वो उसे डिफरेंट डिफरेंट वे में खर्च करनी है। तो सिंपल बजट होता क्या है, इट इज द स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड, ये जो वैल्यूज हैं वो उसकी एस्टिमेटेड है, एक्चुअल नहीं होती, ऑफ द गवर्नमेंट रिसीव्ड एंड एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट है, जिन जिन हेड से उसे पैसा मिलता है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे किन किन हेड से उसे पैसा मिलता है और कौन कौन से ऐसे हेड है जहां पर उसे वो पैसा खर्च करना है। तो गवर्नमेंट के रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ फिस्कल ईयर। और फिस्कल ईयर बच्चों कब की होती है, वही फिस्कल ईयर कहलाती है जो अकाउंटिंग ईयर होती है, यानी कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च। कुछ आपको बायवार से रिलेटेड पॉइंट्स बता देता हूं। तो ये तो आपका डेफिनेशन हो गई। इंडिया में पार्लियामेंट में इसको शो किया जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है जहां पर आपको बजट को पेश करना है पार्लियामेंट में। इंडिया में इसको पेश करने का काम फाइनेंस मिनिस्टर करता है। प्रेजेंट में इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण। और इंडिया में अब ये 1 फरवरी को शो किया जाता है। पहले ये लास्ट डे ऑफ फरवरी यानी कि 28 फरवरी या फिर 29 फरवरी को किया जाता था, लेकिन बाद में अभी जो रिसेंटली गवर्नमेंट है उसने इसको 1 फरवरी को पेश करने का प्रोसेस किया है और अब ये पार्लियामेंट में 1 फरवरी को शो किया जाता है। इसके कुछ फीचर्स हैं, पढ़ लेते हैं। पहला है इट इज एन एस्टिमेटेड नॉट एक्चुअल। तो अभी मैं आपको बता चुका हूं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि ये आपका क्या है, एस्टिमेटेड है, एक्चुअल नहीं है। दूसरा, इट इज प्रिपेयर्ड एनुअली, 1 साल के लिए बनाया जाता है। और इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये रिक्वायरमेंट है, ये प्रोसेस है कि हर 1 साल आपको बजट बनाना है, इन गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर का हिसाब किताब पार्लियामेंट को देना है। तो ये वहां की रिक्वायरमेंट है टू प्रेजेंट द बजट बिफोर द पार्लियामेंट। रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर आर द प्लान्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट क्या करती है, इनकम कलेक्ट करती है और खर्चा करती है, यानी कि एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एस्टिमेटेड ऑफ एक्सपेंडिचर। Budget impacts the government economy through the fiscal discipline and revenue allocations. ये अभी हम डिस्कस करते हैं कि फिजिकल डिसिप्लिन क्या होती है, यानी कि हमेशा स्थिरता बनी रहे इकोनॉमी में। अगर बच्चों इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आएंगे तो उससे क्या होगा, कभी तो आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी, यानी कि ऐसा भी कह सकते हो कि परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, और कभी ऐसा होगा परचेजिंग पावर घट जाएगी। वो कारण होगा फ्लक्चुएशंस का। अगर फ्लक्चुएशंस हुए और प्राइस राइज हो गई तो आपकी परचेजिंग पावर घट जाएगी, और अगर प्राइस डिक्रीज हुए तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। तो अगर ये फ्लक्चुएशंस करते रहे तो फिर इकोनॉमी में फिजिकल डिसिप्लिन नहीं होगा,
और इस वजह से इकोनॉमी भी क्या होती रहेगी, अप्स और डाउन्स होते रहेंगे, जिससे कि स्टेबिलिटी नहीं होगी, और स्टेबिलिटी के ना होने की वजह से ग्रोथ और डेवलपमेंट की प्रोसेस में थोड़ा सा विराम लगेगा, और ऐसा होगा तो फिर आगे और इकोनॉमी में नई प्रॉब्लम्स जनरेट होंगी। इसलिए जरूरी है कि बजट आपको क्या करे, फिजिकल डिसिप्लिन दे। दूसरा है रिसोर्सेज एलोकेशंस। तो रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो बजट का एम होता है कि हमें रिसोर्सेज इस प्रकार से रीडिस्ट्रीब्यूट करने हैं कि जिससे कि इक्वल ट्रीटमेंट हो जाए और वो सभी के पास इक्वली आ जाए। बजट के ऑब्जेक्ट जान लेते हैं क्या होते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्ट है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इस ऑब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, इसके पास गवर्नमेंट के पास दो तरीके होते हैं, एक टैक्स और दूसरा सब्सिडी। टैक्स क्या होता है बच्चों, टैक्स वो कंपलसरी पेमेंट होता है जो आपको पे करना होता है गवर्नमेंट को, जिसके आप पेमेंट पोस्टपोन नहीं कर सकते, ऐसे कंपलसरी पेमेंट कहलाते हैं टैक्स। अब गवर्नमेंट टैक्स क्या और सब्सिडीज होती हैं आपकी इकोनॉमिक हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ को किस प्रकार से मैनेज करेगी। उसका कारण है, जैसे अगर कोई रिच पर्सन है तो गवर्नमेंट उससे चार्ज करेगी हैवी टैक्स, और उन टैक्सेस का जो अमाउंट रिसीव होगा गवर्नमेंट को, वो अमाउंट गवर्नमेंट क्या करेगी, खर्च करेगी उस पर जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है। जैसे अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने लिकर पर क्या स्टार्ट किया, टैक्स स्टार्ट कर दिया, हैवी टैक्स लगाया। पहली बार तो सारे के सारे लॉकडाउन में बंद रहे, और फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, वाइन शॉप ओपन कर दी। वाइन शॉप ओपन करी हुई तो आपने न्यूज में देखा होगा, एक लंबी सी कई किलोमीटर तक की लाइन लगी रही, लोग और रात रात तक इंतजार करते रहे। गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पर हैवी टैक्स इंपोज कर दिए, और हैवी टैक्स इंपोज करके गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ उस टैक्स के बदले में, गवर्नमेंट ने क्या किया, वो जो पुअर सेक्शन है जिनके पास लिविंग रिक्वायरमेंट पूरा करने तक का पैसा नहीं है, उनको वो फ्री में अनाज देने लगी, और वो भी एक बार में नहीं, महीने में 2 बार देने लगी। तो जो पैसा गवर्नमेंट ने टैक्स के रूप में कहां से कलेक्ट किया, वो जो लिकर से रिसीव किया, वही पैसा उन्होंने क्या किया, वो खर्च कर दिया किसके ऊपर, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब जो अमाउंट उन्हें खर्च करना चाहिए था फूड आइटम परचेज करने के लिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया, तो इससे उनकी इनकम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरा, जो लिकर जिन्होंने परचेज किया उनको टैक्स के रूप में पहले से ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ा, तो उनकी जो इनकम है, यानी कि वो जो अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग है उसकी वजह से इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि जितने अमाउंट का टैक्स उन्होंने ऐड किया उतने के बराबर की कोई और दूसरी कमोडिटी परचेज नहीं कर पाएंगे, तो उससे उनका परचेजिंग पावर लेवल क्या होगा, घटेगा, और इधर पुअर पर्सन का बढ़ेगा, तो इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा फ्रॉम रिच टू पुअर। क्लियर हो गई बच्चों। दूसरी बात, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अभी मैंने आपको बताया था कि टैक्स और सब्सिडीज, तो गवर्नमेंट टैक्स किस पर लगाएगी, जो आपके इंजूरियस फॉर हेल्थ प्रोडक्ट हैं, जैसे लिकर पर अभी मैंने आपको बता ही दिया, उस पर हैवी टैक्स लगाएगी। तो गवर्नमेंट को जो टैक्स रिसीव हुआ वो उसने रीएलोकेट कर दिया उस पर जो उसकी दूसरी चीजों के लिए बहुत जरूरी है। अब जैसे अभी फिर से मैं आपको वही एग्जाम्पल कोड करता हूं कोरोना वायरस का। अब जरूरी क्या है, वो है आपका हेल्थ स्टेटस। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसका रिसोर्सेज कहां लगा दिए, हेल्थ में लगा दिए। जो रिसोर्सेज कहां लग रहे थे, पहले इंजूरियस फॉर हेल्थ वाले प्रोडक्ट पर लग रहे थे, वो सारे रिसोर्सेज हटा के कहां लगा दिए, वो लगा दिए फॉर गुड फॉर हेल्थ। अब वो रिसोर्सेज क्या कर रहे हैं, हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं जो आपके लिए अच्छे हैं।
तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जो हजार्डियस प्रोडक्ट हैं उनसे रिसोर्सेज रिप्लेस कर देती है, उनके लिए जो आपके लिए वैल्यूइंग है, यानी कि आपके लिए बेनिफिट्स देते हैं। जैसे आप टैक्स की अभी बात की थी, तो फिर से वही बात करते हैं। अगर गवर्नमेंट ने टैक्स किस पर लगा दिया, लिकर पर लगा दिया, हजार्डियस केमिकल पर लगा दिया, ये पैसा क्या किया उसने, खादी को सब्सिडीज देने में लगा दिया। अब खादी आपको क्या देगी, फायदा देगी, जो उसमें लोग इन्वॉल्व हैं उनको सोर्स ऑफ इनकम मिलेगी, तो वो रिसोर्सेज कहाँ जाएंगे, वो रिसोर्सेज इधर आ जाएंगे। तीसरा काम क्या करती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाती है। तो बच्चों जैसे फ्लक्चुएशंस पड़े हुए होते हैं, आपने देखा होगा ट्रेड साइकिल, शायद अब तो आपके सिलेबस में नहीं है, पहले था, तो ये आपका ट्रेड साइकिल होता है। इसमें अप्स और डाउन्स आते रहते हैं। जब ये अपने मैक्सिमम पर पहुंचता है, ये यहाँ से ऊपर पहुंच रहा है, ये बूम कंडीशन है, यहाँ आ गया तो ये अभी लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, वो क्या था आपका, डेफिशिएंट डिमांड था। यहाँ ऊपर चला गया तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर, डिफ्लेशनरी प्रेशर, ये पढ़ा था आपने। बूम, रिसेशन, ये सारी कंडीशन है, ये बूम की कंडीशन है, ये इन्फ्लेशन की कंडीशन है, ये या रिसेशन की कंडीशन है, ये डिफ्लेशन की कंडीशन है। तो ऐसे इकोनॉमी में चलता रहता है, इसे कहते हैं ट्रेड साइकिल। और इस ट्रेड साइकिल की वजह से अभी मैं आपको बता ही रहा था कि लोगों की परचेजिंग पावर घटती और बढ़ती रहती है। इसको पूरा करने के लिए बजट क्या करता है, हेल्प करता है। तो अगर इन्फ्लेशन की कंडीशन है तो फिजिकल पॉलिसी मेजर्स के थ्रू गवर्नमेंट क्या करेगी, इस इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को करेक्ट करेगी और स्टेबिलिटी देगी। तो हमने लास्ट चैप्टर में प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड में पढ़ा था फिजिकल पॉलिसी मेजर्स, उसी के साथ ये वाला प्रोग्राम सॉल्व होगा जहां ट्रेड साइकिल आता है। फिर है मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेज। गवर्नमेंट की जो एंटरप्राइजेज हैं उनका काम दो होता है, एक अर्निंग फ्रॉम प्रॉफिट, और दूसरा काम क्या होता है, दूसरा होता है कि जहां पर प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली है वहां पर एनकरेज करना किसको, पब्लिक सेक्टर को। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, भारत में अगर रेलवे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, अगर ये प्राइवेट होती तो लोगों को कितना सारा लॉसेस मिलते। आप देखते होंगे कि ट्रेन में बहुत सारे गरीब लोग ट्रेवल करते हैं और बहुत लंबी डिस्टेंस पूरा करते हैं। अगर ये प्राइवेट सेक्टर होता तो हर एक व्यक्ति को क्या करना पड़ता, हैवी पे करना पड़ता, जो पुअर सेक्शन के लिए पॉसिबल नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन पब्लिक एंटरप्राइजेस के थ्रू दोनों ऑब्जेक्ट हासिल करती है, वन साइड प्रॉफिट मोटिव और दूसरी साइड सोशल वेलफेयर। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। बजट का जो एम होता है वो कंट्री में प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाना होता है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगा। तो गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाती है जिनकी वजह से कंट्री में ग्रोथ आए, यानी कि प्रोडक्शन बढ़े। ग्रोथ मीन्स है टेंजेबल, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो गवर्नमेंट का जो एम होता है बजट के थ्रू, वो क्या करता है, वो उसका एम रहता है कि हमेशा प्रोडक्शन लेवल बढ़े, जिससे कि इकोनॉमी में जो गुड्स और सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली हो पाए, सोसाइटी हैव और हैव नॉट में डिवाइड ना हो। अदरवाइज क्या होगा, सोशल इवल्स हो जाएंगे, बहुत सारी नई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, बजट लाना पड़ता है और बजट बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट हासिल हो सके। बच्चों बजट के कंपोनेंट जान लेते हैं। बजट के दो कंपोनेंट होते हैं, पहला है बजट रिसीप्ट और दूसरा है बजट एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले हम बजट रिसीप्ट जान लेते हैं। तो ये गवर्नमेंट के वो एस्टिमेटेड मनी अमाउंट होता है जो गवर्नमेंट को रिसीव होता है फ्रॉम ऑल द सोर्सेज ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। एक साल में जितने भी सोर्सेज हो सकते हैं, उन सारे सोर्सेज से जो गवर्नमेंट को मनी अमाउंट रिसीव होता है, whether it is from the revenue or whether it will be capital,
तो वो कोई भी सोर्सेज हो जिससे गवर्नमेंट को जो मनी अमाउंट रिसीव होगा वो मनी अमाउंट कहलाएगा आपका बजट रिसिप्ट। बजट रिसिप्ट में के दो पार्ट में भी बता चुका हूं, एक रेवेन्यू और दूसरा कैपिटल। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है? रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती हैं जो असेट और लायबिलिटी पर कोई प्रभाव नहीं डालती, कोई इफेक्ट नहीं डालती। इनकी वजह से ना तो लायबिलिटी क्रिएट होती और ना ही असेट्स रिड्यूस होते। जैसे गवर्नमेंट ने टैक्स इम्पोज किया, अब टैक्स एक कंपलसरी में पेमेंट है, गवर्नमेंट के पास टैक्स के रूप में पैसा पहुंचा, गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया, सब्सिडीज पर खर्च कर दिया। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, लिकर वाला एग्जाम्पल दिया था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने लिकर पर टैक्स इम्पोज करके ये पैसा क्या कर दिया, सब्सिडीज के रूप में पुअर पर्सन तक पहुंचा दिया। अब इस पर ना गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी असेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इससे गवर्नमेंट की ना तो लायबिलिटी क्रिएट हुई और ना ही असेट्स गवर्नमेंट के रिड्यूस हुए। तो ऐसे रिसिप्ट जिस पर लायबिलिटी और असेट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता वो कहलाते हैं आपके रेवेन्यू रिसिप्ट। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने फीस चार्ज की और उस फीस के बदले में आपको सर्विसेज दे दी, तो इससे आपको क्या नहीं फर्क पड़ेगा, लायबिलिटी, गवर्नमेंट की लायबिलिटी और असेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे ही नेक्स्ट है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट से क्या होता है, लायबिलिटी और असेट्स पर इफेक्ट पड़ता है। ये या तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी को क्रिएट कर देती हैं या गवर्नमेंट के असेट्स को रिड्यूस कर देती हैं। जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया, बोरोइंग की, तो बच्चों जानते होंगे बोरोइंग करने से क्या होगा, लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, यू हैव टू पे। तो जब गवर्नमेंट ने बोरोइंग की तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट हो गई, यानी कि गवर्नमेंट को यह पैसा विद इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। दूसरा क्या था, दूसरा जैसे गवर्नमेंट ने पास अपने जो पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं, देखा सुना होगा कि गवर्नमेंट प्राइवेटाइज कर रही है। तो प्राइवेटाइजेशन क्या है, गवर्नमेंट की जो असेट्स हैं उन्हें गवर्नमेंट क्या करेगी, सेल कर देगी और वो प्राइवेट सेक्टर परचेज कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट के असेट्स रिड्यूस हो जाएंगे। तो वो प्रोसेस जिससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी और असेट्स पर इफेक्ट पड़े वो कैपिटल अकाउंट रिसिप्ट कहलाती है। बच्चों इस तरह से मैंने आपको ये कंपोनेंट बताए, दो कंपोनेंट। इसमें मैंने अभी केवल आपसे डिस्कस किया है बजट, और बजट के रेस रिसिप्ट वाले पार्ट में अभी हम इसको और आगे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा इस के कंपोनेंट, रेवेन्यू रिसिप्ट के कंपोनेंट पढ़ाऊंगा, और उसके बाद आएगा आपका कैपिटल रिसिप्ट के भी कंपोनेंट हैं, वो भी आएंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको केवल इनके मीनिंग बताएं, अगले वीडियो में आपको इनके कंपोनेंट बताऊंगा। बहुत सारे हैं बच्चों, एक्चुअली कुल मिलाकर 4 हैं दोनों के, 2 रेवेन्यू के और 2 कैपिटल के, प्लस उनके फिर सब पार्ट और हैं। इस वजह से थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको ये केवल यहाँ तक बताया। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके कंपोनेंट बताऊंगा।